आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपीएस। यानी कौन कौन से प्रिंसिपल्स या कौन कौन से रूल्स जो स्टेट के पॉलिसी बनाते समय स्टेट को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, उसी के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीएस आर अ सेट ऑफ मोरल्स एंड पॉलिटिकल गाइडलाइन मेन टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। यानी डीपीएसपीएस क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाते समय। दे रिप्रेजेंट द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू बिल्ड एन इक्वल जस्ट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी। अब देखते हैं पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपीएस। यानी जो डीपीएसपीएस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट पे है? पार्ट 4 पे। दे एम टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंप्लीटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को कैसे रखा जाए या उसे कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, कंप्लीटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखते हुए। डीपीएसपीएस आर नॉन जस्टिसेबल। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जब हमने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स क्या थे? जस्टिसेबल थे। यानी कोई भी अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो कोर्ट पे जाके कंप्लेन कर सकता है या फिर एक केस रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन डीपीएसपी के मतलब केस में ऐसा नहीं है। आर नॉन जस्टिसेबल मीनिंग सिटीजन कैन नॉट अप्रोच कोर्ट्स इफ दे आर वायलेटेड। दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। ये डीपीएसपीएस क्या है? एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है क्या करने के लिए? इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। ये एक इंस्ट्रक्शन है या गाइडलाइन है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या कर सकता है। द आइडिया ऑफ डीपीएसपीएस वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937। अब देखिए, जो डीपीएसपीएस का आइडिया है वो कहाँ से बोरोड हुआ था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था, विच इटसेल्फ ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर क्या हुआ? जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था? उसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपीएस का पर्पस एंड इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, द मेन एम ऑफ डीपीएसपीएस इज टू इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट रिमेन जस्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो बिकम अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब डीपीएसपीएस का मेन एम ये है कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रखना नहीं है। ठीक है, इसका मेन एम ये है कि इंडिया को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ कैसे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रखा जाए। दे डायरेक्ट द स्टेट टू, ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं, क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट इंस्टेड ऑफ मेयर पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेट की तरफ नहीं रखे, कैसे? एक स्टेट को वेलफेयर यानी पीपल के विषय में सोचने के लिए या फिर पीपल के हेल्थ, पीपल के इकोनॉमिक, अल्टीमेटली पीपल का जो बेस्ट कैसे हो सके पीपल के लिए, वो सोचने के लिए ये डीपीएसपीएस डायरेक्ट करता है। सिक्योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल। ये क्या करता है? सिक्योर करता है सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को। ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड अ कलेक्टिव गुड। ये एक बैलेंस निकालता है कि ब्रिज है ये फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव गुड। गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, लॉ फॉर्मेशन एंड नेशनल प्लानिंग। ये क्या करता है? गवर्नमेंट को गाइड करता है पॉलिसी बनाने बनाने के समय और लॉ बनाने के समय और नेशनल प्लानिंग के समय। ठीक है, ये एक ओवरऑल एक गाइड है गवर्नमेंट के लिए। इन शॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर करता है। वाइल डीपीएसपीएस गाइड द गवर्नमेंट टू क्रिएट कंडीशन। लेकिन डीपीएसपीएस गवर्नमेंट को ऐसा कंडीशन पे गाइड करता है कि जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या हो, ट्रूली फ्लोरिश हो सके या ट्रूली इस्तेमाल हो सके। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ डीपीएसपीज। अब देखिए, डीपीएसपीज का नेचर क्या है? नॉन जस्टिसेबल। यानी मैंने पहले ही बताया है कि इसे आप अगर डीपीएसपी का रूल अगर कोई स्टेट वायलेट करे तो आप चाहकर भी कोर्ट पे जाके इसके अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर करवा नहीं सकते। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट्स कैन नॉट इन्फोर्स देम। मोरल ऑब्लिगेशन, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम इन स्पिरिट। सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि गवर्नमेंट को इसे मोरली फॉलो करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को अपना जो स्पिरिट है, जो मोरल है, जो अपना विचार है, अपना थिंकिंग है, उसको मतलब प्रायोरिटी देना है। तभी ये रूल या डीपीएसपी को हम मोल्ड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये
कोई कोर्ट पे जाके जस्टिस करने वाला चीज़ नहीं है। डायनेमिक इन नेचर, पार्लियामेंट कैन एड न्यू डीपीएसपीस थ्रू अमेंडमेंट एज पर नेशन नीड्स। अब क्या डायनेमिक इन नेचर है, यानी पार्लियामेंट जो है वो नए नए अमेंडमेंट के तहत इस डीपीएसपी को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, टुगेदर दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, राइट्स इंश्योर फ्रीडम एंड डीपीएसपीएस इंश्योर फेयरनेस, ठीक है। राइट क्या करता है, फ्रीडम को इंश्योर करता है, और डीपीएसपीएस क्या करता है, फेयरनेस को इंश्योर करता है। इसका मैं थिकनेस थोड़ा सा कमा लूँ, ठीक है। Classification of DPSPs. DPSPs are broadly divided into three categories based on their nature and objective, ठीक है। DPSPs को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सिर्फ सोशलिस्ट ने या फिर जो बड़े लोग हैं उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डायरेक्ट ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। ये क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करता है और इनइक्वालिटी जो भेदभाव है उसको रिड्यूस करता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल और प्रोविजन या फिर एसेंस के बारे में। मैं इसे जस्ट सीरियली पढ़ते जाऊंगा, आपको ये याद करना है, ठीक है। इसमें और कोई मतलब उपाय नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। मैं एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ते जाऊंगा। आर्टिकल 38 पे क्या है, द स्टेट मस्ट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 39 ए पे क्या है, मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट टू लिव लाइवलीहुड, ठीक है। आर्टिकल 39 बी पे क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शुड सर्व द कॉमन गुड। आर्टिकल 39 सी पे क्या है, द स्टेट मस्ट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 39 डी पे क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 ई पे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और हैजार्डस जॉब। आर्टिकल 41 में क्या है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस और डिसेबिलिटी। आर्टिकल 42 पे क्या है, इंश्योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 पे क्या है, लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड लीजर फॉर ऑल वर्कर्स। आर्टिकल 43 ए पे क्या है, वर्कर्स वुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम टिप, आर्टिकल 38 से लेकर 43 ए में क्या है, मेनली रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट आइडिया। ये क्या करता है, जो आर्टिकल 38 से लेकर 43 ए है वो मेनली सोशलिस्ट आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर बी, गांधीयन प्रिंसिपल। अब देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स का एम क्या है, टू रियलाइज गांधी जीज विजन ऑफ रूरल सेल्फ रिलायंस, कॉटेज इंडस्ट्री एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोर एंड मार्जिनलाइज। अब गांधी जी का जो विजन था वो सब क्या कहता है, रूरल सेल्फ रिलायंस, कॉटेज इंडस्ट्रीज, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोर एंड मार्जिनलाइज, यानी सबका साथ सबका विकास। गांधी जी का जो विजन था सबका साथ सबका विकास था, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो DSPS है उसका भी विजन वही है कि सबका साथ सबका विकास। अब आर्टिकल और उसके प्रोविजन या फिर एसेंस क्या क्या है, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ते जाऊंगा, पहले की तरफ आपको बस याद रखना है। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन कोऑपरेटिव बेसिक इन रूरल एरियाज। आर्टिकल 46, प्रोटेक्ट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन स्पेशली SCs, STs and other backward classes. Article 47, improve public health and prohibit consumption of intoxicating drinks and harmful drugs. Article 48, preserve and improve breeds of cattle and prohibit slaughter of cows and calves. अब important चीज, एग्जाम टिप, गांधीयन DPSPS promote rural upliftment, decentralization and moral living. अब जो मेन objective क्या है, रूरल अपलिफ्टमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोरल लिविंग। नंबर सी, लिबरल इंटेलेक्चुअल और इंटरनेशनल प्रिंसिपल। अब जो लिबरल इंटेलेक्चुअल और इंटरनेशनल प्रिंसिपल, उसका मेन एम क्या है, टू प्रमोट पीस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। इसका मेन एम या ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस को प्रमोट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ साथ चलना, और साइंटिफिक प्रोग्रेस में मदद देना या मदद करना। अब एक तरफ है आर्टिकल और उसके दूसरी तरफ है आर्टिकल के प्रोविजन या फिर एसेंस में, ऊपर ऊपर से पढ़ते जाऊंगा। आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन थ्रू आउट इंडिया। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। 48 ए पे क्या कहा गया है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 50 पे क्या कहा गया है,
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? promote international peace, maintain friendly relation and respect international laws and treaties. Exam tip, अब ये important है. These DPSPs focus on modern governance, science, environment and global peace. यानी जो DPSPs है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? मॉडर्न गवर्नेंस, साइंस और इन्वायरमेंट और ग्लोबल पीस में के लिए. नंबर 5, DPSP एडेड थ्रू अमेंडमेंट. अब देखिए अमेंडमेंट के तहत DPSPs को हम ऐड कर सकते हैं. अब कौन से यहाँ पे कौन से अमेंडमेंट हुए थे और क्या क्या DPSPs ऐड हुए थे हम नीचे पढ़ते हैं. अमेंडमेंट या फिर आर्टिकल प्रोविजन इंट्रोड्यूस और अपडेटेड. 42nd अमेंडमेंट 1976 एडेड 39A फ्री लीगल एड, 43A वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. अब आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के तहत फ्री लीगल एड को ऐड किया गया था, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को ऐड किया गया था और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ऐड किया गया था. आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ था? प्रायोरिटाइज वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड रूरल इकोनॉमी. 86th अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर. आर्टिकल 97 अमेंडमेंट 2011 एडेड आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, ये सब आपको याद करना है. अब नंबर 6 पे क्या है? रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. अब जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? कमेंट कीजिए नीचे. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और DPSPs के बीच में रिलेशन क्या है? एस्पेक्ट देखते हैं. एक्सपेक्ट के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो नीचे वर्टिकल लाइन पे उसमें क्या क्या है? नेचर, फोकस, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जाम्पल. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये किया गया है एस्पेक्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. अब जो DPSPs का है उसका नेचर क्या है? सॉरी, अब जो DPSPs का है उसका नेचर क्या है? नॉन जस्टिसेबल. लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स उसका नेचर क्या है? जस्टिसेबल. अब फंडामेंटल राइट्स का फोकस क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम. और DPSPs का फोकस क्या है? कलेक्टिव वेलफेयर. सभी का साथ, सभी का विकास, कलेक्टिव वेलफेयर. फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. एग्जांपल, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका एग्जाम्पल क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D. Together they aim to make India a welfare state ensuring justice, liberty, equality and fraternity. की पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एग्जाम. अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले इन की पॉइंट को जरूर आप याद करें. ठीक है. पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है. यानी जो DSPS है वो कहाँ पर है? पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 पे है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है. नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ था. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है DPSPs को: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल और इंटरनेशनल. DPSPs प्लस फंडामेंटल राइट्स इक्वल टू वेलफेयर डेमोक्रेसी. इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या क्या है? 38, 39, 40, 43, 46, 48, 51. ठीक है, बस इतना ही आपको अच्छे से पढ़ना है. और नीचे मैंने नोट्स का लिंक दिया, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं.